नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। आज बात करेंगे तेजस्वी यादव के उन आरोपों पर जो उन्होंने एनडीए सरकार पर लगाया है। बिहार में एनडीए सरकार और एनडीए सरकार में परिवारवाद। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे कहा कि नीतीश कुमार जी, आप दामाद आयोग क्यों नहीं बना लेते हैं, क्योंकि दामादों को भर भर के आप पद दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जदयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी 2 बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील, बिहार सरकार का वकील के तौर पे सेट किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटियों को एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा काम जिसके लिए 20-20 साल का अनुभव चाहिए होता है, उस काम के लिए उन्होंने जो उनकी बेटियां अनुभवी नहीं है, अभी नई नई इस प्रोफेशन में आई हैं, उनको वकील बना दिया। इसके साथ ही और भी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए, जिसमें चिराग पासवान से लेते हुए जीतन राम मांझी से लेते हुए कई लोगों के दामादों को, परिवार के रिश्तेदारों को उन्होंने घेरा। तेजस्वी यादव का पहले बयान सुनेंगे, उसके बाद फिर अशोक चौधरी ने उनको क्या जवाब दिया वो भी सुनेंगे, फिर आएंगे पूरी बहस पे। सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यकारी अध्यक्ष की 2 पुत्री हैं, उनको भी जो है बिहार सरकार के तरफ से ग्रुप ए पैनल काउंसिल जो है बनाया गया है। मतलब जिस वकीलों का 20-20 साल तक एक्सपीरियंस होता है, उसको भी ये नहीं मिल पाता ये पद। और माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनकी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद से नवाजा गया। क्या बिहार भर में और कोई वकील नहीं है जिसका तजुर्बा इन लोगों से ज़्यादा है? छो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है। नीतीश जी के लिए डेवलपमेंट पे बात करें। जिस रामविलास पासवान के दामाद के बारे में ये बोल रहे हैं, जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे, उस समय से मृणाल जी राजनीति में हैं। ये दूसरी बात है कि उन्होंने कई बार चुनाव लड़े, बट अनफॉर्चुनेटली भाग्य साथ नहीं दिया, जो परिस्थितियां नहीं रही कि वो चुनाव जीते। लेकिन राजनीति में सक्रिय उस समय से हैं। और जहां तक सवाल है सायन कुणाल का, तो सायन कुणाल अशोक चौधरी का दामाद बाद में है, पहले किशोर कुणाल का बेटा है। और किशोर कुणाल जी धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने क्या किया है पूरे बिहार की जनता को पता है, और खुद सदस्य रहे हैं, और महावीर मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी की हैसियत से आए हैं, और आरएसएस कोटे से आए हैं। कोई अशोक चौधरी के दामाद होने के कोटे से नहीं आए हैं। और यही किशोर कुणाल ने लालू प्रसाद यादव के महावीर मंदिर के खिलाफ में उनके छाती पर मूंग दर के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाकर महावीर मंदिर को न सिर्फ बचाया, बल्कि उनके पैसे से 9 अस्पताल का गठन किया। और आज जो महावीर कैंसर अस्पताल है, इस हिंदुस्तान में नंबर 2 अस्पताल है कैंसर का। आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जो LLB LLM करके आए हैं, आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जो ऑक्सफोर्ड से वकील का डिग्री लेकर के आई है, आपका क्या है? आप क्या हैं? लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, रोहिणी जी, साधु जी, सुभाष जी, और कितना नाम जोड़ा है। क्या तांडव था इन लोगों का? और आप दूसरे पर, जिस छलनी में अपने 75 ठो छेद, उस सूप को दूसरा है कि तुम्हारे में छेद है।
तो तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब दे रहे हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि आपके परिवार से तो भर भर के सबको मिला है, पद मिला है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या परिवारवाद के वो तमाम आरोप जो प्रधानमंत्री मोदी से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगाते रहे हैं, वो उन आरोपों का क्या अब एक दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जवाब कौन दे रहा है ये आप साफ देख रहे हैं कि जवाब किस तरीके के आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक सवाल और किया कि जो नीतीश कुमार के सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, उनकी पत्नी को महिला आयोग में जगह मिली और पति का नाम नहीं दिया गया। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या है आखिर में जो पूरा मसला है उस पर क्या प्रतिक्रिया है। तो एलजीपीआर के अनुपम पासवान जी जुड़े हैं, स्वागत है अनुपम जी। और पिंटू रजक जी जुड़े हैं, हम के प्रवक्ता हैं, जीतन राम मांझी जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुरू करते हैं, दो और गेस्ट आएंगे, उनसे भी बात करेंगे जो जदयू के हैं और आरजेडी के हैं। तो पहला सवाल तो एलजेपीआर प्रवक्ता अनुपम पासवान जी से ही है। अनुपम जी, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उनके आरोपों में कितना दम है और ये आरोप क्यों सही ना माना जाए, क्योंकि आप देखें तो आपके पार्टी में सांसद भी हैं जीजा जी और अब आयोग के मेंबर भी हैं जीजा जी। तो क्या परिवारवाद को पूरी तरीके से पाला पोसा जा रहा है, इस बात में कोई गलत है? आपका किस इस पे प्रतिक्रिया है? देखिए, तेजस्वी यादव जी का यह बयान नीतीश सरकार पे और परिवारवाद पे लगाया गया बयान, ये आरोप आधारहीन है और राजनीति से प्रेरित है। बिहार के आयोग में नियुक्तियां जो होती है वो पारदर्शिता के आधार पे उसका और योग्यता के आधार पे उसका नियुक्ति होता है। तो इसी क्रम में मिडाल जी को बनाया गया। देखिए, मिडाल जी की जब आप बात करते हैं तो उनके पीछे के संघर्षों को भूल जाते हैं। वो 20 वर्षों से पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे जिस तरह से 2 दशकों से उन्होंने काम किया और कार्यकर्ता की तरह उन्होंने पार्टी को आगे ले जाने के लिए, पार्टी के विचारों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और पार्टी की संरचना जिस आधार पे हुई है दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, तो उस पे उन्होंने काम किया, उसी आधार पे उनको बनाया गया। अनुपम जी, पार्टी में और भी कार्यकर्ता होते हैं, जीजा जी ही क्यों होते हैं हर जगह? अरुण भारती जी पहले से ही आपके सांसद हैं, उसके बाद फिर एक नए आ गए, तो ये मृणाल पासवान, तो क्या ये कहा जाए कि सिर्फ अपने रिश्तेदारों को सेट करने का पूरा की सरकार जब तक जाए तब तक सबको सेट कर दिया जाए? नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो लोग आरोप ये लगा रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली आपके तरफ भी रहती है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके घरों में आप देखिए ना, पूरा परिवार उनका सेट है। वो तो नाम गिनते गिनते आप भी थक जाइएगा। उनके जीजा जी हो, उनके भाई हो, उनकी बहनें हो, माई बहन योजना चला रहे हैं तो उनकी माई विधान पार्षद दल की नेता है और बहन सांसद हैं। तो इस तरह के लोग अगर जब हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं तो हास्यास्पद होता है। अच्छा, ठीक है। मैं इस पे बाकी हमारे 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। आरजेडी से प्रवक्ता जीएम शाहीन जी हैं, जदयू से जीएम शाहीन जी हैं और राजद से प्रवक्ता जुड़े हैं प्रमोद सिन्हा जी। प्रमोद सिन्हा जी के पास जाएंगे, अभी तो फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं उस पर ही बात करेंगे। तो जीएम शाहीन जी से ही पूछते हैं कि क्या नीतीश कुमार जाते जवाते अपने जितने मंत्री हैं उन सबके रिश्तेदारों को सेट करने का पूरा प्लान बना लिए हैं? तेजस्वी यादव के आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली प्रतिक्रिया जीएम शाहीन जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। आ रही बोलिए, रिपीट करिए क्वेश्चन। रिपीट कर रहा हूं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जमाई आयोग क्यों नहीं बना लेते हैं? क्या वाकई में जिस स्थिति में है अभी फिलहाल सबके रिश्तेदारों को, दामादों को मौका मिल रहा है, क्या ये दिख नहीं रहा है साफ साफ कि रिश्तेदारों को पूरी तरीके से सेट किया जा रहा है? नहीं, ये बताइए ना। देखिए, एक सवाल है कि तेजस्वी यादव किन से सवाल कर रहा है और किसको पूछ रहा है? जिन्होंने कभी पारिवारिक जो पॉलिटिक्स है इसको नहीं माना। कभी जेडीयू ने हमने कौन से रिश्तेदार उतारे पॉलिटिक्स में? हमने कहा बेटी, बहू, दामाद, क्या इन सब लोगों को हमने मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए बनाने का काम किया? अब तो दिख रहा है जीएम शाहीन जी। देखिए, आप तो सीधे कह रहे हैं कि आपके कार्यकारी अध्यक्ष है, उनकी 2 बेटियों को बिहार सरकार का वकील बना दिया गया और इसके साथ ही अशोक चौधरी सामने बोल रहे हैं, अशोक चौधरी जी, कि उनकी बेटी और दामाद दोनों सेट हैं।
देखिए अंकित जी, काबिलियत पे तो बात कर रहे हैं हम लोग, काबिलियत है तो कर रहे हैं ना। लेकिन हमारी जो पॉलिटिक्स है वो कभी परिवारवाद के हक में नहीं रही है। नीतीश जी ने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। हमारे नेता कभी ये चीज नहीं मांगते हैं। हाँ ठीक है, सरकारी वकील आपने बात की, अपनी काबिलियत देखी तो दे दिया, काबिलियत नहीं होती तो नहीं लेते। नहीं, वो कह रहे हैं कि 20 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए, और 1-2 साल के एक्सपीरियंस पे ये कौन सी काबिलियत है? क्या इतने अरे काबिल वो और बिहार में वकील नहीं है? तेजस्वी जी फैसला नहीं करेंगे, वो तो बोर्ड फैसला करेगा। उसके लिए तो एक बोर्ड होता है, वो फैसला करता है ना। ये तेजस्वी यादव को थोड़ी अधिकार दिया है कि आप इस पे फैसला करें। और हमारे यहाँ पर जो भी ठीक है, जो भी आते हैं, चाहे हमारे मंत्री लोग भी रहे या कोई एमएलए रहा, कोई मिनिस्टर रहा, अगर उसका बेटा भांजा कहीं किसी पद पे आया, वो अपनी काबिलियत पे आया। ऐसा नहीं कि वो सिफारिश देकर आया, जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन घोटाले पे आया, ऐसा नहीं है। ये वो लोग, उन लोगों से बात करें। देखिए इनको चाहे कि ये कांग्रेस से ये सवाल करें और अपनी पार्टी में देखिए, अपने दामन में जाके कहां सवाल कर रहे हैं, कहां देख रहे हैं। लेकिन अब और सवाल उंगली यही उठाने है ना की कि अब तो दोनों बराबर हो गए ना, फिर इसका तो कोई मतलब नहीं रहा ना कि मतलब ही आरोप नहीं है। प्रत्यारोप की जो हमारे बात होती यहाँ है। देखिए, हमारे यहाँ इस चीज की कोई जगह नहीं है। मैं साफ कर रहा हूं मिश्रा जी आपको। पिंटू रजक जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं नहीं, हमसे, बिल्कुल कोई प्रवक्ता जगह हैं। नहीं है हमारे यहाँ। हमारे पार्टी में कोई जगह परिवारवाद का नहीं है। साफ कर रहा हूं मैं इस बात को। कोई आता है, कोई आईएएस अधिकारी बनता है, कोई आईपीएस अधिकारी बनता है, वो अपनी काबिलियत पे बनेगा। ओपन किताब, खुली किताब है जेडीयू। जिसको जिसका कोई भी आदमी चाहे तो उसका पन्ना पढ़ सकता है। कोई छुपा के नहीं रखा हम लोगों ने। पिंटू हमने रजक कभी जी छुपा हैं, के हम नहीं। प्रवक्ता हैं। एक बार इनसे भी वही सवाल, सेम सवाल है, और पिंटू रजक जी तो और भयानक फंसे हुए हैं। अब इनके यहाँ तो जीतन राम मांझी जी के बेटे मंत्री, बहू विधायक, अब उसके बाद फिर दामाद जो आए, दामाद जी को भी आयोग में शामिल कर लिया, देवेंद्र मांझी को। मतलब पूरा का पूरा कोई बचने नहीं पा रहा है परिवार से। तो ये आरोपों पे फिर इसका तो एक ही जवाब, बार बार बचाव में अगर इस तरह के जवाब आप देंगे कि क्या नाम है, वही आरजेडी भी करती है, तो दोनों में फिर फर्क नहीं रह गया ना। कम से कम आरजेडी के दामाद तो नहीं दिख रहे हैं, बेटियां और बेटे दिख रहे हैं, आपको तो दामाद भी दिख गए। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे सवाल किए और बहुत अच्छे मतलब विषय पे डिबेट रखा है आपने। बहुत आज के परिदृश्य के हिसाब से बहुत अच्छे विषय पे आपने रखा। तो हमारे देहाती में एक कहावत है, चलनिया दूसरा बढ़निया के। तो जिनके लाखों छेद है वो हमको बता रहे हैं। तो हमारे मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा और गिनवाए भी कि लालू यादव बनवाए, राबड़ी देवी जी को गिनवाए, रोहिणी आचार्य जी को गिनवाए, किनको गिनवाए। और दामाद की बात करते हैं आप, देवेंद्र यादव जिस समाज से आते हैं, और ये नाम और एक छूट रहा है मुकेश मांझी जी का। मुकेश मांझी जी का क्यों नहीं नाम ले रहे हैं आप लोग, जिनको आयोग में सदस्य बनाया गया है? देवेंद्र मांझी की बात कर रहे हैं आप, जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं आप संतोष मांझी की बात कर रहे हैं आप। ये दलित विरोधी लोग हैं। ये इनको पछता नहीं है। ये अपने देखे, एक तो असफल राजकुमार क्रिकेट में पानी पिला पिला के अनुकंपा पे उप मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार जी ने अनुकंपा पे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। वो बताएंगे कि तेजस्वी यादव के अंदर क्या राजनीतिक गुण था जिनको बनाया गया उप मुख्यमंत्री। तेज प्रताप जी के अंदर क्या था। रोहिणी आचार्य फ्लाइट से आके, जहाज से आके बिहार में टिकट लेके चुनाव लड़ी, उनको क्या राजनीतिक अनुभव था। हमारे जीतन राम मांझी जिस परिस्थितियों में राजनीति स्टार्ट किया, जिस गरीब परिवार से आते थे, न रहने का घर, न खाने के लिए अन्न था, उन्होंने एक समाज के नेतृत्व करके कहा कि भारत के दलितों एक हो, वो दलित की राजनीति करते हैं। आज दामाद पे आ गए। मुकेश, उनके किए गए त्यागों की बात नहीं करते हम लोग। उन्होंने ऐसे कार्यकर्ता को देखा, एक हमारा पढ़ा लिखा इंजीनियर देवेंद्र मांझी, दामाद का तमगा लग गया सिर्फ। मुकेश मांझी को बनाया। हमारे प्रफुल्ल मांझी जो सिकंदरा के विधायक है, उनके बारे में देखिए कि उनके पास लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, चुनाव के कपड़ा पहनने के लिए पैसे नहीं थे। वो भूल जाते हैं क्या? तो इसीलिए ने कहा कि देहाती में कहावत है, दूसरी मत, आपके लाखों छेद है। आदरणीय हमारे जीतन राम मांझी परिवारवाद के खिलाफ है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। और तेजस्वी यादव की बात करते हैं जी, मैं तो बोला आपको पूरी हिस्ट्री में बता देता हूं ना उनकी।
हमारे अशोक चौधरी जी ने तो बड़ा स्पष्ट रूप से बताया कि तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी जिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनी, क्या राष्ट्रीय जनता दल के अंदर क्या कोई काबिल यादव नहीं था? क्या यादव के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है क्या? वो सिर्फ राजनीति करते हैं तेजस्वी यादव की, तेज प्रताप यादव की, मीसा भारती की। हमारे जीतन राम मांझी दामाद और भाई भतीजा की बात नहीं करते हैं। आयोग का गठन हुआ है, आयोग में काबिल लोग गए हैं और हमारे यहां से एक छोटा सा पदाधिकारी, छोटा सा काम करने कार्यकर्ता भी मुकेश मांझी जी की भी जगह मिली है। ठीक है, ठीक। तो आयोग में जो आपका पक्ष है कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब सवाल यही है फिर कि पढ़े लिखे तो सबके रिश्तेदार होते हैं। आप मंत्री हैं, आप बड़े पोजीशंस पे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके रिश्तेदार पढ़े लिखे होंगे। अब सवाल आरजेडी से है, प्रमोद सिन्हा जी से है। सवाल साफ है कि चलनी है जो, वो कैसे आरोप लगाएगी? आपके यहाँ तो पहले से खराब स्थिति है और अभी सामने दिख रहा है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव का अंतिम सपना जो दिख रहा है वो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का है। तेजस्वी यादव कितने बड़े अनुभवी हैं राजनीति के। अगर तेजस्वी यादव को इन कुछ 7-8 सालों में जो एक्सपीरियंस रहा होगा तो फिर उससे तो बहुत ज़्यादा अनुभव है लोगों को। पप्पू यादव खुद कहते हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से मुझे दरकिनार कर दिया गया, मैं तो सीनियर लीडर था आरजेडी का। तो इन सब सवालों को जवाब कैसे देंगे? मतलब परिवारवाद पे आरजेडी लड़े, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। अंकित जी सुन रहे थे अभी यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के तीनों प्रवक्ता बैठे हुए थे, उनको मैंने बारी बारी से सुनने का काम किया और ये लोग जी भर करके राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार सवाल उठाते रहे। कोई ऐसा चुनाव दर चुनाव आप देख लीजिए, मुद्दे वही के वही रहे और हमेशा परिवारवाद पर जो है ये लोग प्रवचन देने का काम करते हैं। लेकिन जब इनका जो गिरेबान है इस परिवारवाद में, वो नहीं देख पाते हैं कि किस प्रकार से, अरे हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं ना। लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है। अगर कोई पार्टी किसी को टिकट देता है, वो जनता के बीच जाता है और जनता के बीच जाने पर जनता की स्वीकार्यता और जनता का आशीर्वाद के बाद वो सदन के मेंबर होते हैं और सदन के मेंबर होते हैं, उसके बाद सदन का नेता चुने जाते हैं, तब वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन सवाल कहाँ उठ रहा है? सवाल उठता है कि जो आपने रेवड़ियां बांटी है, जो सरकार 2025 के अंत तक इनकी जाने वाली है, तो ये लोग इस चीज को समझ गए हैं कि अब तो सरकार आने वाली है नहीं, तो किसी न किसी रूप में जो है लाभान्वित अपने परिवार के लोगों को करने का हम काम करें और इसी का वो अवसर का वो लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। अपने परिवार के लोगों को, दामादों को जो है रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। तो जब ये इनकी दुखती रग पर, जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इनकी दुखती रग पर जब हाथ रखने का काम किए, तो ये लोग तिलमिला उठे। अरे तिलमिलाने से काम नहीं न चलेगा। जो वाजिब सवाल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उठाने का काम किया है, उस पर जवाब दे दीजिए ना। अब जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री है, बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, दामाद को आपने आयोग में बनाया है, तो दूसरे पर जो आप आरोप लगाते हैं और टीका टिप्पणी करने का काम करते हैं, पहले अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक लेते हैं? आपको तो अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए ना। वही काम चिराग पासवान जी करते हैं। लेकिन इन लोगों को अपने भीतर के जो है उसको देखने का ये लोग जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी बात होगा तो ये लोग राष्ट्रीय जनता दल से सवाल पूछने का काम करेंगे। हमारे नेता ने साफ और स्पष्ट रूप से इसीलिए इस विषय को ला करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया कि जनता देखे कि परिवारवाद कौन कर रहा है। परिवारवाद जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो करने का काम कर रहे हैं। रेवड़ियां वो लोग अपने लोगों के बीच में बांटने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल नहीं कर रहा है। और हमारे नेता के बारे में जो लोग बोलते हैं कि कितने अनुभवी हैं, तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर तो ये बतलाने का काम किया है। अनुभव तो उनका दिखता है कि राजनीति के जो दोनों प्रारूप है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों प्रारूपों में वो काम करके दिखलाने का काम किया। इन लोगों ने देखा नहीं, शायद ये लोग नहीं देख पाए, लेकिन बिहार की जनता ने तो देखने का काम किया कि 17 माह के अल्पकाल में कैसे हमारे नेता ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, कैसे प्रक्रियाधीन 3.5 लाख करने का काम किया, कैसे 4 लाख नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, कैसे आरक्षण के दायरा को 65% करने का काम किया, जातीय गणना, जातीय सर्वे करा करके, तो आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया मात्र 17 माह में। ये बतलाने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा आप देखिए कि जब वो आज विपक्ष में है, तो
तो विपक्ष में जो जन सरोकार के मुद्दे हैं और जनता के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, प्रमोद जी, पलायन एक बिहार का एक बड़ा मुद्दा है। बस हम खत्म कर रहे हैं। पलायन जो है बिहार का एक बड़ा मुद्दा है। उन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं। तो ठीक। हमारे नेता तो अनुभवी हैं, अपने जनता के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, जनता के प्रति जो उनकी आकांक्षा है, जनता के लिए जो उनके अंदर विजन है, उसको तो वो प्रदर्शित करने का काम करते नहीं, हैं। वो जवाब कह तो रहे अब हैं कि सत्ता ये पक्ष जो के भी लोगों को किए देना हैं, चाहिए। जो तेजस्वी यादव किए भी हैं, इनका आरोप ये है कि जो तेजस्वी यादव किए भी हैं वो तो कृपा पात्र खुद रहे हैं, वो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ऐसा कोई तो करिश्मा दिखाया नहीं तेजस्वी यादव ने कि पार्टी को कुछ पूर्ण बहुमत टाइप का दिलाते या बड़ा पोजीशन कुछ लाते। वो जो लालू यादव की पार्टी थी बनी बनाई, उसी से जो विधायक आए उन्हीं के दम पे साठ गांठ करके ही बने, अकेले दम पे एक भी चुनाव नहीं जीता अभी तक। अंकित जी सुन लीजिए, जब जीतन राम मांझी ही मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा जब 2014 में जब जदयू अलग लड़ा था सिंगल, थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को, तो जीतन राम मांझी जी को नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनाए थे। लेकिन 13 माह के बाद जो है जीतन राम मांझी को हटा करके फिर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी जी के साथ मिल करके उस समय क्या षड्यंत्र करने का काम कर रहे थे। तब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय 2010 के विधानसभा चुनाव में मात्र हमारे पास 22 विधायक थे और हम लोगों ने बाहर से नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बाहर से उन 22 विधायकों का समर्थन देने का काम किया था। और उसके बाद जो है हम लोग फिर जनता के बीच गए। उतने 3-4 महीना वो समर्थन के बाद जो है जब सरकार चली, उसके बाद हम लोग जनता के बीच गए ना। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के बीच गए, जनता ने उनको मैंडेट दिया, चुन करके उनको भेजने का काम किया। सदन में गए और सदन में जितने विधायक थे हमारे पार्टी के, उनको अपना नेता मानने का काम किया। वो सदन के नेता बने तो डिप्टी सीएम बने। आज जो है नेता प्रतिपक्ष है, तो हमारे जो विधायक हैं उन्होंने उनको अपना नेता माना है ना, तब वो डिप्टी नेता प्रतिपक्ष है ना। और नेता प्रतिपक्ष बिहार को ऐसा मिला है जो अपनी भूमिका का निर्वहन करने का वो काम करते हैं, सरकार को आईना भी दिखलाते हैं, बतलाते भी हैं सरकार को। और अब जहां उनकी जरूरत होती है, जहां पर जो है वहां पर वो जाने का भी काम करते हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। लेकिन सत्ता पक्ष कहाँ है? अभी तो एक डिप्टी सीएम कुछ दिन पहले जब शहीद सैनिकों का पार्थिव शरीर बिहार आ रहा था, तो एक डिप्टी सीएम ने क्या कहने का काम किया? एक डिप्टी सीएम ने कहने का काम किया कि थोड़ा नेता प्रतिपक्ष ढोल थोड़ा जोर से बजा देते तो हमको भी सुनाई पड़ जाता और हम भी वहां पे चले जाते। अब ये बतलाने के लिए पर्याप्त है ना कि जो सत्ता में बने हुए लोग हैं उनकी जवाबदेही ज्यादा है, वो निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नहीं, तो हमारे हो नेता सकता है डिप्टी सीएम जी को जानकारी कम मिल रही हो, बातें कम पहुंचाई जा रही हो, क्योंकि अब तो ये इस तरह की भी बातें चल रही हैं कि सम्राट चौधरी ज्यादा नजदीक हैं नीतीश कुमार के। अब ये तो जदयू से हैं, जीएम शहीन जी यही बताएंगे कि क्या है, कौन करीब कितना है और क्या वाकई में आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हो उन तक, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन खैर बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, नीतीश कुमार निर्णय नहीं ले रहे हैं और सुपर सीएम डीके बॉस, क्या वाकई में डीके बॉस सुपर सीएम है? नीतीश कुमार आजकल दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। जीएम शहीन जी, जीएम शहीन जी शायद कट गए हैं, तो मैं हम प्रवक्ता हैं जो कि फिलहाल, क्योंकि एलजेपीआर तो प्रदेश में सरकार में है नहीं और चिराग पासवान कहते ही रहते हैं कि हम प्रदेश सरकार में हमारी भागीदारी है नहीं, तो हम के जो प्रवक्ता हैं पिंटू रजक जी, उनसे ही पूछ लेते हैं। पिंटू रजक जी, सवाल यही है जो मैंने जदयू प्रवक्ता जी से किया, सवाल यही है कि क्या वाकई में अधिकारियों की चल रही है, नीतीश कुमार नहीं अचेत अवस्था में है, क्या मंत्री चला रहे हैं सरकार को, नीतीश कुमार निर्णय नहीं ले रहे हैं? अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, छोड़िए ना, थोड़ा पीछे मत जाइए, आज ही जाइए। अभी जो मोहाली का एलिवेटेड का उद्घाटन हुआ है आप देख रहे होंगे, फिर एक दिन पीछे आप जाइए, बीटा एलिवेटेड का जो निरीक्षण करने गए थे, फिर उसके थोड़ा सा पीछे जाइए, जो पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल है वहां जो आपके मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं वहां देखिए, 3 दोपहर 40 डिग्री 42 डिग्री में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जनता के बीच में है। और जिनको सत्ता मिलती है धनार्जन करने के लिए, वो सवाल हमारे आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी से ना ही करे तो अच्छा है। उन्होंने क्या किया है? वो बिहार के विकास को जिसके नाम पे लालू प्रसाद यादव के नाम पे गाली होता था, हम लोग बिहार के जब युवा साथी किसी अन्य राज्यों में जाते थे तो बड़ी पीड़ा होती थी
गाली के रूप में। आपको भी शायद याद होगा कि जब 90 के दशक के बाद की जो राजनीति होती थी, लालू यादव ने क्या कहा था कि सड़कें बनवाएंगे, बिजली देंगे, क्या कहा था? उन्होंने चारा घोटाला, इतना बड़ा चारा घोटाला किया, उन्होंने चरवाहा विद्यालय बनाया, और उनकी रैलियों के जो भिन्न प्रकार के नाम होते थे। तो आपको याद होगा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार बने, तो बिहार के अंदर में सड़कें, चाहे आप किसी जगह से बोल सकते, बेतिया से हो, बगहा से हो, मोतिहारी से हो, वहां की सड़कें इतनी अच्छी हो गई कि बिहार पटना से 4 घंटे की दूरी में आपका कहीं भी आ सकते हैं। बिजली की बात आती है, हम लोग को याद है कि 9 बजे के बाद 1 घंटा बिजली टिमटिमाती थी, उसके बाद हम लोग पढ़ने बैठते थे, फिर बिजली चली आती थी। बिजली तो एक सपना था। उन्होंने बिजली के लिए काम 24 घंटा, राजधानी ही नहीं, बिहार के किसी भी पंचायत में आप चले जाइए, वहां पे आपको बिजली 24 घंटा मिल रही है। तीसरी चीज है, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। आज देख लीजिए बिहार के अंदर जितने भी जिले हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सुविधा है। पीएमसीएच देखिए, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। वो क्या बात करेंगे? नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन की बात करेंगे? उन्होंने बिहार को कहां से निकाल के लाया है? वो नीतीश कुमार के बारे में सवाल नहीं करे, जिस नीतीश कुमार ने बिहार को गाली से निकाल के, बिहार को अभिशाप से निकाल के बिहार के स्वर्णिम युग को लेके आया है। आज हम लोग बड़े सम्मान के साथ, बिहार ही नहीं, बिहार के अलग प्रदेश के अलावा हम लोग अन्य देशों में भी जाते हैं तो बिहारी होने का गौरव प्राप्त करते हैं। नहीं, नीतीश कुमार जी के मानसिक स्वास्थ्य पे तो आपने भी सवाल उठाया था। जीतन राम मांझी याद ही होगा, विधानसभा इससे पहले जब तेजस्वी जी के साथ थे, तो विधानसभा से और बाहर जाके खड़े होते हैं जीतन राम मांझी, कहते हैं कुछ खिलाया जा रहा है उनको, इनकी मानसिक स्थिति खराब है, वो बीमार है, ये जांच का विषय है। तो आपने जांच करवाया आप लोगों ने कि अब ठीक ठाक है? नहीं, एक चीज मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जब जब सरकार बना लेते हैं, तो उनकी सच में उन लोगों को षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ खिलाया जाता है। हमारे देखिए, राजद के लोगों को पता है कि हम लूट खसोट के लिए ही सत्ता में आते हैं। आप चले जाइए किसी विभाग, उनके पास पथ निर्माण था, उनके पास स्वास्थ्य था, उनके पास नगर विकास विभाग था। कौन थे? आपको ही पता है कि उनके 2 सुपर थे, संजय जी और प्रीतम जी। मैं नाम इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद होगा कि लोग संजय जी और प्रीतम को ही सरकार मानते थे। उनसे कोई मिलने जाता था क्या? उगाही असूली मंत्री थे वो लोग। क्या बात करेंगे हमारे जीतन राम मांझी के बारे में? हाँ, कुछ बोल रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता, उनका भी इस पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हाँ बताइए प्रमोद जी। देखिए अंकित जी, अभी हम के प्रवक्ता को सुन रहे थे। अभी जब साथ में है ना तो गुणगान कर रहे हैं, वही जब साथ में नहीं थे तो कैसी कैसी बातों का उल्लेख करने का काम किया था। और माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए किन शब्दों का सदन में उपयोग करने का काम किया था, ये बतलाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। दूसरी बात है, ये स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो हाल के दिनों में आपने 2 घटनाएं एनएमसीएच की पूरा देश और दुनिया देखने का काम किया। एक घटना में तो जो पेशेंट होता है उसका जो है अंगुली चूहा कुतर जाता है, और पिछले साल जो है नवंबर महीना में सब के आंख को चूहा को कुतरने का काम करता है। ये राजधानी पटना की बात है। और कैग की जो रिपोर्ट आई थी पिछले सत्र में, तो कैग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य व्यवस्था की जो है पोल खोलने का काम किया गया था। बेतिया के अस्पतालों में अभी दिखलाया, हाल में ही हुआ है कि फर्श पे जो है महिला प्रसव करा रही है। अब समझने की बात है कि इनके पास क्या साधन और संसाधन है। एक व्यक्ति को देखे कि अपने कंधे पे अपने बच्चे का शव लेकर के जा रहे हैं, एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है। तो ये स्वास्थ्य की बात करते हैं। अब आइए देखिए, शिक्षा की बात कर रहे थे, तो शिक्षा में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट कहाँ हो रहा है? बिहार में हो रहा है। मतलब प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन होता है, उच्चतर माध्यमिक तक जाते जाते बच्चे आधा हो जाते हैं, और 12 तक जाते जाते 100 में 9 बच्चा बचता है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तो बात ही मत कर लीजिए। नेशनल हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट में आया है कि 67% महिलाएं जो हैं वो एनीमिया के शिकार हैं। और किस लिए? क्योंकि उनको संतुलित आहार नहीं मिलता है। जातीय जो सर्वे कराया गया उसमें 2/3 बिहार की आबादी मात्र 10,000 रुपया से कम पर जीवन गुजर बसर करने पर बाध्य है, और 34% आबादी 6,000 रुपया से कम पर। यह बिहार की स्थिति है। आज नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। चाहे आप प्रति व्यक्ति आय में देख लीजिए, साक्षरता दर में देख लीजिए, किसानों की प्रति व्यक्ति आय में देख लीजिए, बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तो आखिर गरीबी उन्मूलन, तो आखिर जब आप विकास की जो गौरव गाथा बतलाने का काम कर रहे हैं, तो बिहार आज अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है? 20 वर्षों से तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो ये बतलाने का काम करिए। और इन्होंने एक सवाल उठाया, जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने जो चरवाहा विद्यालय
जो खोलने का काम किया था, उसमें उन्होंने क्या स्लोगन देने का काम किया था? उन्होंने कहा था गैया पकड़ी चढ़ती जाए, अब मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। ये उनका स्लोगन था। 1 रुपया प्रत्येक बच्चे के प्रत्येक दिन जो है देने का काम किया जाता था। जो मवेशी बच्चे चराने के काम में लगे हुए थे, उनको हम कैसे अंतिम व्यक्ति को पढ़ाई उपलब्ध करावे, शिक्षा उपलब्ध करावे। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने तो शिक्षा को ही धर्म मानने की बात कही है, विद्यालय को ही मंदिर मानने की बात कही है, उसी पर उन्होंने काम करने का काम किया। और सुन लीजिए, अभी थोड़ा सा धैर्य रख करके सुन लीजिए। नहीं, इसीलिए हमारे नेता ने जो वंचित वर्ग, जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो मैला ढोने वाले लोग थे, जो घोंघा चुनने वाले लोग थे, जो मूस पकड़ने वाले लोग थे, जो सफाई करने वाले लोग थे, सबों को आह्वान किया कि पढ़ना लिखना सीखो। उनके बीच एक संदेश देने का काम किया कि पढ़ाई ही असली शक्ति है, इसको पहचानो। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो वोट की ताकत देने का काम किया, उस वोट की ताकत और आरक्षण जो देने का काम किया इन वर्गों को, उसको बतलाने का काम किया, उन लोगों को जगाने का काम किया कि अपने हक और अधिकार के लिए ठीक है, काम तो बहुत सीखिए। सारे गिनाए जा सकते हैं। हर पार्टी के नेता अपने स्पीच में काम तो गिनाते ही हैं और काम करते भी हैं। विकास सतत प्रक्रिया है, सबको पता है। लेकिन फिर इतने लोगों को पढ़ाया, इतनी व्यवस्था दी, 2005 के पहले जो भी चीजें की, वो सब गए कहाँ? आप 20 साल से दिख ही नहीं रहे हैं। वो सारे लोग गायब हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोग अलग डर रहे हैं, कहते हैं कि इनकी सरकार बनेगी तो गुंडाई होगी, अत्याचार होगा। तो इन सब आरोपों को कैसे आप जवाब देंगे? अंकित जी 2005 के जो बिहार विधानसभा का चुनाव था, उसमें भी हमारी पार्टी 1 नंबर की पार्टी बन के उभरी थी, जो फरवरी में हुआ था। 2010 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2015, 2020 हमारी पार्टी 1 नंबर की पार्टी बन के बिहार में उभरी। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें मत प्रतिशत के हिसाब से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी है। मात्र 12,000 वोट का अंतर रह गया था और कुछ सीटें तो इन लोगों ने शासनादेश के बल पर जीतने का काम किया था। नहीं तो 2020 में ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए होते। जनता ने तो आशीर्वाद देने का काम किया। और जब अभी तो जनता इंतजार कर रही है, जो टेलर उन्होंने 17 माह में दिखलाने का काम किया है ना, बिहार की जनता पूरी फिल्म देखना चाहती हो, तो चुनाव का इंतजार कर रही है अपना आशीर्वाद हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देने के लिए। और इनकी तो विदाई तय है ना। इसी कारण से तो ये जल्दी जल्दी जो है रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो चुनाव के पहले अपने लोगों में हम रेवड़ियां बांट लें। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एलजेपीआर प्रवक्ता अनुपम पासवान के पास जाएंगे, फिर पिंटू जी के पास जाएंगे। तो अनुपम जी, क्या चिराग पासवान पर भी एक बड़ा सवाल है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम तो प्रदेश सरकार में है नहीं। अपने कई बयान उन्होंने दिया, ये आपने देखा भी होगा कि एक बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर में रेप होता है और जो पीएमसीएच में घटना होती है उसके बाद वो पहुंचते हैं। उसके अलावा और भी कई आंदोलन बीच बीच में बिहार में होते हैं, वो पहुंचते हैं, बड़े खुले दिल से बोलते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ करते तो दिखते हैं, लेकिन बिहार सरकार पे सवाल उठाते दिखते हैं। अब फिर भी बिहार सरकार में आयोग में अपने जीजा जी को भेजते हैं। ये सब चीजें कैसे चल रही? पूरा साठ गांठ चल रहा सारा सिस्टम, लेकिन नीतीश कुमार को नेता भी नहीं मान रहे पूरी तरीके से। क्या ये कहा जाए कि मलाई सब काटना चाह रहे हैं? लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है। 2025 से लेकर 30 तक उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव को लड़ा जाएगा। और जहां तक बिहार में आपराधिक घटनाओं की बात है, तो कहीं भी अपराध होता है, देखते होंगे, ये हमारे नेता की नीयत और नीति है कि वो सरकार में भी रहे। आप केंद्र में भी देखे होंगे कि सरकार में रहते हुए भी उन्होंने सवाल क्रीमी लेयर पे खड़ा किया था, लिटरल एंट्री पे खड़ा किया था। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये काम मेरा है। जो चिराग पासवान कर रहे हैं ये काम तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष की आवाज उठाने काम तेजस्वी यादव का है। चिराग पासवान को अगर आवाज उठाना है तो वो मंत्री पद छोड़ें, फिर आवाज उठाएं। तेजस्वी यादव जी हम लोग को नहीं ना सिखाएंगे। देखिए, इनका काम है कि जब जब चुनाव आता है, इन लोगों के पास एक ही एजेंडा होता है कि लोगों को भ्रमित करना, जनता को भ्रमित करना। पिछले लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग संविधान की प्रति लेके घूम रहे थे और घूम घूम के वोटरों को डरा रहे थे कि संविधान खतरे में है, आप हमें वोट दीजिए। आज कहाँ बताइए, आज संविधान पे खतरा हो गया, आज संविधान खत्म हो गया। तो ये लोग जब जब चुनाव आता है बस भ्रमित करते हैं लोगों को
और जनता को इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, जहां तक हमारे ऊपर ये जब परिवारवाद का आरोप लगाते हैं हमारी पार्टी के ऊपर, तो ये लोग भूल जाते हैं कि संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की पार्टी है, जो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद का पद का त्याग किया था। उनको खुद बनाने का वो चाहते तो खुद बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद का त्याग किया और किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री, किसी मुस्लिम समुदाय से मुख्यमंत्री बनाने के जिद पे अड़े रहे। तो देखिए, ये लोग बस भ्रम फैलाते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे, करना कुछ नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार के विकास के लिए और अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है, और उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगातार काम कर रही है। ठीक है, पिंटू रजक जी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं अनुपम पासवान। बस एक अच्छा प्रतिक्रिया आप दे दीजिए, फिर मैं पिंटू जी के पास जाता हूँ। नहीं, अभी है कमेटी का बैठक हुआ था, अरुण भारती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने कवरेज करने का काम किया था, और उन्होंने जो रिलीज जारी करने का काम किया उसमें बिहार सरकार पर इन्होंने सवाल उठाने का काम किया। ये साथ में रहेंगे, लेकिन चुनाव जब नजदीक आएगा ना, तो इनको बिहार प्रदेश बुला रहा है ऐसा ये कहेंगे। 2020 में आपने देखा था ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते देते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 3 नंबर पर ढकेलने का इन लोगों ने काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी क्या कहने का काम किया, जब महागठबंधन के साथ आते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती थी, और किनके माध्यम से, ये भी बतलाने का काम किया। तो सवाल ये है ना कि अगर ये केंद्र में मंत्री हैं, और जब बिहार में जातीय सर्वे करा करके आरक्षण के दायरा को 65% किया गया, तो जो वंचित समाज को उनके हक और अधिकार के दायरा को बढ़ाया गया, उसके लिए हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बिहार विधानमंडल से पास करा करके केंद्र में भेजने का काम किया। आप केंद्र में मजबूत मंत्री थे, तो आपने क्यों नहीं उसको लागू करने का काम किया? अगर लागू कर लिए होते तो आज जो स्थितियां बनी है, जो बढ़ा हुआ जो दायरा था, उस दायरा से तो उनको मरहूम नहीं होना पड़ता जो उनके सच्चे हकदार थे। लेकिन इन लोगों की मंशा और नीयत तो स्पष्ट है। अगर उस समय आप लड़ जाते कि नहीं, जो बिहार विधानमंडल दल से पास होकर के आया है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, तो किया जाता, लेकिन आपने तो नहीं किया ना। आपने तो प्रमोद जी, और अब चुनाव जिस जात जनगणना की आप बात करते हैं उसकी बात ही करना बेकार है, क्योंकि आपके तो सहयोगी कांग्रेस पार्टी, खुद राहुल गांधी का बयान वायरल है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कैसे जात जनगणना हुआ है इस पे हमको खुद भरोसा नहीं है। वो अपने स्टेट की बात करते हैं कि वहां पे जो जात गणना हुई है वो सही है। अब ऐसे में आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जो भी सहयोगी दल है वो भरोसा करें कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जो जात जनगणना कराई है वो सही करवाई है। अमित शाह तो बोल ही रहे हैं ना कि हम जात जनगणना फिर से करवाएंगे, तो पूरे देश में करवाने की बात कर रहे हैं। अंकित जी, हम लोगों ने तो पहले देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से बिहार का पूरा प्रतिनिधि मंडल गया था। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने, मैं डेट बता रहा हूं ना, 10 मई 2022 को उन्होंने घोषणा किया था कि जातीय जनगणना कराया जाए, नहीं तो मैं पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करने का काम करूंगा। 11 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात होती है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे हम इसको कराने का काम करेंगे, तो और 1 जून को 2022 को सर्वदलीय बैठक बुलाया जाता है। उसके बाद केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव जाता है, यहाँ से प्रतिनिधि मंडल जाता है और केंद्र सरकार को कहता है कि आप जातीय जनगणना कराइए, लेकिन उस समय जातीय जनगणना कराने से केंद्र सरकार इनकार कर देती है। तब बिहार सरकार अपने खर्चे पर इसको कराने का काम करता है। अब सवाल उठता है कि जो जातीय गणना हुआ, जो जातीय सर्वे हुआ, हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया और आज जैसे मामला फंस गया। हमने जो है कहा कि जो 94 लाख परिवार जो हैं, जो गरीब परिवार हैं, 6,000 रुपया से कम मासिक पर जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उनको 2 लाख रुपया आर्थिक सहायता देने की बात कही। सरकार से हटने के बाद आपने समाप्त करने का काम किया। कहाँ कितने लोगों को दे रहे हैं? 1,20,000 रुपया भूमिहीन, 1 लाख रुपया भूमिहीनों को देने की बात थी, और मकान बनाने के लिए 1,20,000 आपने कितने लोगों को देने का काम किया? जब इसका फलाफल ही नहीं निकला तो आप बतलाने का काम करिए ना। हमने तो करा करके उसको तुरंत करने का काम किया, आरक्षण का दायरा भी लगे हाथ कराने का काम किया। सवाल तो है कि मनसा इन लोगों की साफ और स्पष्ट नहीं ना है। मुद्दे पे आते हैं, पिंटू जी के पास चलेंगे एक बार फिर से। पिंटू जी, सवाल एक ये है जो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या हम का परिवार जो बड़े पोजीशंस पे है
वो क्या चिराग पासवान के परिवार से छोटा है? क्योंकि चिराग पासवान का परिवारवाद तो और मजबूत दिख रहा है। चिराग पासवान मंत्री, जीजाजी सांसद, एक जीजाजी अब आयोग में मेंबर हो गए। चिराग पासवान के चाचा की अलग पार्टी है, उधर एक बड़ा खेमा है जो आरजेडी, जो परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं, शायद इनके साथ गठबंधन में भी जाएं, इस बात का भी चर्चा है। और जीतन राम मांझी का बयान भी आ गया है कि चिराग पासवान जो है वो जीतन राम मांझी ऐसा कह रहे हैं, चिराग पासवान के पास सपोर्ट उतना है नहीं, एक गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं, दूसरी गाड़ी वहाँ खड़ा करते हैं, फिर तीसरी गाड़ी वहाँ समर्थकों के साथ खड़ी करते हैं, सिर्फ माहौल बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है, चिराग पासवान का कुनबा बड़ा है या हम का कुनबा बड़ा है? देखिए, यहाँ पे एनडीए है और हम लोग संयुक्त रूप से, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हम लोगों ने जो रैलियां स्टार्ट की थी गठबंधन के लिए, सारे दल, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, आदरणीय चिराग पासवान जी का हो, जीतन राम मांझी जी का हो, भाजपा का हो या फिर जदयू का हो, हम लोगों ने संयुक्त गठबंधन करके संयुक्त सभा करना स्टार्ट किया प्रत्येक जिलों में। यहाँ लड़ाई कहाँ है? यहाँ हम लोग सब एक है। यहाँ पे हम भी नहीं है, लोजपा भी नहीं है और हमारे भाजपा भी अलग नहीं है, जदयू भी नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है, 225 फिर से नीतीश। अब कोई वैकेंसी रहेगा तब ना। ये जो राजकुमार साहब हैं, जो क्रिकेट में भी असफल रहे हैं, इनके पिताजी खुद बोलते थे कि अरे भाई, हमारा तो बेटा क्रिकेट खेलने गया, उसको पानी पिलाने लगा। अब पानी पिलाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे श्रीमान? आप मुझे बताइए, आप अभी बोल रहे थे कि पप्पू यादव, क्या कोई यादव पे पढ़ा लिखा यादव है कि नहीं है? ये सिर्फ राजनीति अपने तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने। पूरे बिहार में यादव कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं है? यादव की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, तो कोई दूसरा बेटा मुख्यमंत्री बनता हो गया, मुख्यमंत्री का दावेदार होता। ये सिर्फ अपने बच्चे की बात करते हैं, सिर्फ अपने बेटे की बात। और ये बात क्या करेंगे? आपको याद होगा कि इनकी रैलियों में बहुत तरह के हम उस समय नहीं बता पाए थे, तेल पिलावन और लाठी घुमावन एक रैली हुआ करता था। आपने देखा होगा क्या तांडव होता था पटना की गांधी मैदान के और जगहों पे। इनके बंद से, इनके समर्थक जब बंद, मालूम होता था कि राजद का जब बंद होगा पूरा बिहार, तो पूरा बिहार सहम जाता था। जो गरीब रेवड़िए बांटने वाले जो रोड पे रहते थे, खेमचे कुमचे वाले, उनको उलट दिया जाता, उनको मारा पीटा जाता था। 6 बजे के बाद बिहार के किसी भी जिले में आपको देखना होगा कि महिलाएं तक नहीं निकलती थी। वो डर और सहमा हुआ, डरा हुआ है। इसलिए बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब दारू बंदी किया और जो महिलाएं हमारा जीविका के माध्यम से हॉस्पिटल हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो स्वरोजगार कर रही है, और 33% जो आरक्षण दिया, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग जैसा खुद व्यक्ति एक चुनाव जीत करके एक किसी जिले का डिप्टी मेयर के पद पे भी है, तो आज आदरणीय नीतीश कुमार का आरक्षण का देन है। आरक्षण की क्या बात करेंगे? ये तो आरक्षण विरोधी इन्हीं के एक सांसद हुआ करते थे, बड़ा दबंग सांसद है, मगध के हैं, गया जिले से आते हैं। वो भरी सभा में हमारे लोकसभा अध्यक्ष से क्या बोलते हैं, महिला बिल आयोग को फाड़ दिया था। ये क्या बात करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से डरा हुआ, समा हुआ था। इनकी जब शादी हुई थी इनकी बहने की, तो बंदूक की नोक पे गाड़ियां उठा ली जाती थी। और दलितों की बात करते हैं तो कोई चंपा जवाब हुआ करती थी। अंकित जी थोड़ा जवाब देने दीजिए। सुन लीजिए, चंपा विश्वास भी थी यहाँ। जब आईएएस उसके समय सुरक्षित नहीं था, उनकी नौकरानियों के साथ भी बलात्कार किया जाता है। वो क्या बात करेंगे हमारे यहाँ? राजद के लोग, गुंडे प्रवृत्ति के लोग अगर गलती से भी आ गए तो बिहार का क्या स्थिति होगा सब लोग जानते हैं। ये जदयू की सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार ने जिस उद्देश्य से वो धनार्जन करने के लिए नहीं आए, जब इनकी सत्ता करना स्टार्ट करेंगे। प्रतिक्रिया प्रमोद सिन्हा जी जो जवाब दे रहे हैं वो सुन लेते हैं आपके बातों पे। आप देख रहे हैं, पटना राजधानी का ही बात कर लीजिए ना, बिहार के सुदूरवर्ती जिले की बात छोड़ दीजिए, पटना जिले की ही बात कर लीजिए और पटना राजधानी की बात कर लीजिए ना। कोई ऐसा थाना क्षेत्र है जहां पर हत्या नहीं हो रही है? डबल ट्रिपल मर्डर हो जा रहा है, तमंचे जो है से पूरा फायरिंग हो रहा है, गोलियों की बौछार हो रही है, और इन लोग कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, इन लोगों को पता ही नहीं चलता है। अभी कुछ दिन पहले नवादा में जो है दलित बस्तियों को आग लगा दिया गया था। किनका शासनकाल था? इन्हीं लोगों का न शासन है। उस पर नहीं, इनकी जो बात है, ये जो आरोप लगाते हैं और इनका जो जवाब है वो ये है कि ये कहते हैं कि हमारे समय में जो इस तरह की घटनाएं आ भी रही हैं क्राइम की, वो
आम पब्लिक के बीच में आपसी रंजिश इस टाइप का रहा। लेकिन आरजेडी के समय में सत्ता समर्थित क्राइम होता था। सत्ता समर्थित क्राइम का अर्थ यह है कि अगर कोई गुहार लगाने जाता था लालू यादव से, तो ये होता था कि ये लालू यादव का आदमी है, फलाना साधु यादव का आदमी है, ढिकाना इनका आदमी है। इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। प्रमोद सिन्हा जी शायद कट गए हैं, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस तरीके का आरोप फिलहाल पिंटू रजक जी, आप जो अभी बता रहे थे कि जो भी है क्राइम की चीज़ें, तमाम आरोप लगा रहे थे क्राइम का, जो भी चीज़ें हैं कि चल रही हैं, लेकिन क्राइम रुक तो नहीं रहा है ना। आपका जवाब मैंने आपके उसमें भी बोला कि आप लोग जो आरोप लगाए हैं कि संगठित जो क्राइम है वो नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात सच है। पटना से खबर लगाते हैं हम, प्रतिदिन 5 दिन से लगातार मर्डर और हत्या, मतलब जो मर्डर हो रहे हैं इसकी खबरें आ रही हैं। बलात्कार के बाद एक बच्ची का पीएमसीएच के सामने खड़ी रहती है 5-5 घंटे, उसको एडमिट नहीं मिलता है। एक पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, वो कहते हैं कि हमको पीएमसीएच में पीटा जा रहा है, वो बीजेपी छोड़ देते हैं, जो कि बीजेपी के बहुत बड़े फैन दिखते थे। इस तरीके की तमाम चीजें चल रही हैं। तो इन सब चीजों पे कैसे बचाव करेंगे आप? तो आपका पार्टी तो बहुत बड़ा सहयोगी, मुझे लगता है कि बीजेपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी आप ही हैं नीतीश कुमार के। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात आती है तो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले पटना के एसएसपी का तबादला किया। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि क्राइम जोन फ्री बनाने के लिए हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार तुरंत कार्रवाई करते हैं। इनके यहाँ नहीं है, इनके यहाँ नहीं है कि आप जाएंगे तो बड़े जब बोल रहे थे कि आपका तमंचा दिख रहा है, फलना दिख रहा है, इनको पूछना चाहिए कि इनके राज में बाथे नरसंहार हुआ था। इनके यहाँ पूछिए, इनको सिनारी नरसंहार हुआ था। ये क्राइम संरक्षित गुंडे रख के आज उन्हीं की वजह से हत्या होती है। देखिए, पकड़ाने वाले ज्यादातर राजद के ही लोग मिलेंगे आपको। वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, वो चाहते हैं सरकार को बदनाम करना, लेकिन सरकार इसमें असफल नहीं होने देगी। वैसे गुंडा तत्व को त्वरित कार्रवाई करके सलाखों के पीछे डालेगी। ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया आपका ले लेते हैं, समय समाप्त हो रहा है। मैं अंतिम प्रतिक्रिया एक बार ये ले लेता हूं आपसे कि इस बात को मानेंगे लास्ट तक कि क्या परिवारवाद दोनों तरफ है कि नहीं है? क्योंकि इसके जवाब में आप तो यही बोल रहे हैं ना कि इनके यहाँ भी है, इसका मतलब हमारे यहाँ है और इनके यहाँ भी है, ये मानेंगे? देखिए, देखिए, मैंने बोला कि वो देवेंद्र मांझी की बात तो किया, लेकिन वो कभी मुकेश मांझी की बात किया जिनके पैरों में चप्पल नहीं था, उनको भी आयोग का सदस्य बनाया गया। वो ऐसे व्यक्ति को एक विधायक का टिकट देकर सदन में पहुंचाने का काम किया। प्रफुल्ल मांझी सिकंदरा के बारे में पता कर लीजिए। तो हम लोग के 50% तो अपने रिश्तेदारों को सेट किया ना। जब 50% अपने ही रिश्तेदार सेट हो गए तो फिर ये तो वही चीज है ना कि क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? वो कार्यकर्ता के रूप में काम करके अगर यहाँ तक पहुंचे तो उनका हक है। वो तो विवेक के ऊपर है माननीय मुख्यमंत्री का। वो काम करने वाले हैं हमारे देवेंद्र मांझी जी, ग्राउंड पे काम करते हैं। अगर उनको सदस्य बना गया तो दलित समाज का उत्थान के लिए बनाया गया है। तो मान लेना कि डॉक्टर का बेटा मतलब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के पिताजी पॉलिटिशियन थे, तो वो लोग सही जगह है ना, इस बात को मान लें। नहीं, आपने सवाल किया, वही मैं बोल रहा हूं कि क्या ये छोटा सा आरोप ही काफी है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा? लेकिन कभी उनके पीछे जाके भी देखना चाहिए कि उनका जो मेहनत है, उनका जो परिश्रम है, उनकी जो कार्यशैली है, क्या वो आड़े हाथ नहीं आएगा? अब ये तो एलजेपीआर प्रवक्ता अनुपम पासवान बताएंगे कि अरुण भारती कितने समय से पॉलिटिक्स में है। देखिए, अरुण भारती की जब आप बात करते हैं तो उनकी आप योग्यता भूल जाते हैं, और वो उन्होंने क्या क्या डिग्री लिया और कितने दिनों से पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं ये भूल जाते हैं आप लोग को बस परिवारवाद का। देखिए, ये बात तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं कि कहीं ऐसा होता कि अगर हम देखिए, इसका बेनिफिट हमको जरूर मिला कि हम किसी बड़े नेता के बेटे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लगातार उनको टिकट मिलते रहा और वो जीतते रहे। वो संघर्ष से आए हुए नेता हैं और उनको जनता चुनती है बार बार। देखिएगा, तेजस्वी जी ये मीसा जी बार बार फेल हो जाती हैं, बार बार हार जाती हैं, तब पर भी उनको मौका दिया जाता है। और रोहिणी आचार्य जी को देखिएगा, आप छपरा सारण चुनाव से हार गई, फिर भी लोकसभा में देखिएगा उनको मौका दिया जाएगा। तो परिवारवाद वो है जिनको मान लीजिए जिनके अंदर योग्यता नहीं है, उसके बाद भी उनको बार बार बढ़ाने के लिए उनको आगे लेके आया जा रहा है। ठीक है, अंतिम सवाल प्रमोद सिन्हा से बाइंड अप करेंगे इसके बाद। प्रमोद जी, आपका जवाब जो है वो जवाब तो दीजिएगा ही, साथ में मैं ये पूछ रहा था कि रोहिणी आचार्य को फिर से चुनाव लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे, मतलब कुछ क्या लग रहा है? और तेज प्रताप तो पार्टी से ही निकाल दिए, अब वो किसके टिकट से लड़ेंगे? आप सुन लीजिए बात को। आप जो कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जी के बारे में, मात्र 13,000 वोट के अंतर से लोकसभा का चुनाव वो हारी, तो
बिहार वहाँ की लोकसभा की जो जनता है, उस क्षेत्र की जो जनता है, उन्होंने तो उनको भी उतना मत दिया है ना, मात्र 13,000 ही वोट का अंतर रहा है ना। तो अरे वहाँ तो की अरुण वो भारती तो और बहुत लोकप्रिय मतों से नेत्री जीते हैं, नहीं। अरुण भारती तो इसमें बहुत मतों से जीते हैं। और इसमें चौधरी बड़ी बात है, इनका अशोक चौधरी की क्यों बेटी नहीं भी हम अच्छे क्यों मतों नहीं से हम जीती क्यों हैं, देने का तो काम फिर वो भी करेंगे। एक्सेप्ट किया जाए। और देख नहीं नहीं और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जनता के बीच जाकर के, चूंकि लोकतंत्र में जनता के बीच जाकर के जनता का आशीर्वाद लेना हर जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य है। लेकिन जो रिकमेंडेशन के आधार पर जो ये अभी जो रेवड़ियां बांटी जा रही है ना, उस पर तो प्रश्न चिन्ह उठता है ना। ये रेवड़ियां किस आधार पे बांटा गया, ये न बतलाने का काम करिए। देख रहे हैं कि अब सरकार तो अब आनी नहीं है दोबारा, तो जितना जल्दी हो अपने लोगों को जो है सो उसमें डाल दिया जाए। ठीक, महत्वपूर्ण ठीक तो है। ये है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी जुड़ने के लिए, अनुपम पासवान जी आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पिंटू रजक जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जो बिहार में जो पूरी बहस है, वो उस बहस का जो आप देख रहे होंगे कि आरजेडी कह रही है कि जनता के बीच में जाइए, चुनाव लड़िए और फिर दिखाइए अपनी ताकत क्या है। आप जीतते हैं तो स्वागत है आपका। और लेकिन आयोगों में रेवड़ी बांटी जा रही है। वकील जो सुप्रीम कोर्ट के वकील बनाए जा रहे हैं, 2 लोग, उनकी बेटियां अशोक चौधरी की तो संजय झा की, तो इन लोगों को किस आधार पर बनाया गया है, ये तेजस्वी यादव का आरोप है। इन आरोपों पर आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही जो जदयू और तमाम जो एनडीए के नेता हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य सरीखे तमाम लोग जो लालू परिवार से चुनाव लड़ते हैं, इनके परिवारवाद को क्या कहेंगे, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये जरूर बताइएगा। अगले डिबेट पर मिलेंगे, जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।